तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशंस हो, वीडियोज़ हो, वो सभी आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मैथ पेडागोजी में पूछा गया है, और आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक अलग कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा मैथ पेडागोजी को लेके, और ये बच्चों के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैथ पेडागोजी में बहुत स्टूडेंट्स का जो है वो मार्क्स कम आता है और बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको एक आइडिया नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के जब तक आप लोग वीडियो के अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो पे आप लोग जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को करते समय आप लोग इस नहीं पर जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इसमें बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग पॉजिटिव में समझ जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो निगेटिव क्वेश्चन पूछा रहता है, उसको पॉजिटिव में समझ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, ठीक है, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो आप बताइए, किसी भी स्टूडेंट्स को हम लोग जो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी अवधारणाओं को हम समझाते हैं। जो हाँ, ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, इस कॉन्सेप्ट, इस मतलब आप लोग इस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को समझिए। तो उसका एक तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। गणित पढ़ाने का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि आप उसको एक तरह से गणितीय अवधारणाओं को आप लोग समझा रहे हैं, जो किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, किस तरह से आप उसको नॉर्मल लाइफ में भी उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो गणितीय अवधारणाओं को समझना जो है ये सही ऑप्शन है। तो ये तो सही है, लेकिन आंसर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं, तो नहीं वाला हमको खोजना है। गणितीय भाषा का विकास, ये तो बिल्कुल सही है। गणितीय भाषा का विकास भी होता है जब हम लोग गणित पढ़ते हैं। तो उसके बाद है गणित में समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो उसके बाद है अगला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। तो निश्चित सी बात है, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो तर्क कौशल का विकास जरूर होता है। इससे क्या होता है, एक तरह से एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो अपने माइंड में जो है वो डेवलप होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। एक सीधी सिर्फ यही बात है कि गणित में समस्याओं को का जवाब देने में सटीकता, ये आपको गलत ऑप्शन है, क्योंकि आप बच्चे से डायरेक्ट जो है वो एकदम सटीक आंसर का उम्मीद मत रखिए, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से जवाब देगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। सटीक जवाब कोई नहीं दे पाता है, तो इसीलिए आप लोग उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि बच्चा सटीक जवाब देगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। समझ गए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, उसमें है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें अभ्यर्थी जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन जो है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जब हम किसी बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाते हैं तो उसके लिए कौन सा जो है वो पैटर्न अच्छा होगा, सही होगा। यहाँ पे 4 पैटर्न दिया हुआ है, कौन कौन से तरीके से हम लोग एक श्रेणी क्रम में हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग छत पे चढ़ते हैं, तो छत पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सीढ़ी का यूज करते हैं। ये जैसे सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इस पे जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, तब हम लोग जाके रूफ पे यानी कि छत पे जाते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं, जो किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है और एक सही प्रोसेस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम किसी बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चे को समझाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके वो जो बच्चा अपना अनुभव लेके आया है कहीं से भी, उसका अपना अनुभव होगा, तो उस अनुभव को हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अनुभव को समझेंगे, ठीक है। ये पहला स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद उसके अनुभव के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुभव के अनुसार अपने भाषा के माध्यम से, ठीक है, उसे समझाने का कोशिश करेंगे, या फिर उसके भाषा के हिसाब से भी हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे। अगर बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है तो उसी के भाषा के हिसाब से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे जो उसका अनुभव होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको भाषा से सिखाएंगे, ठीक है, अपने लैंग्वेज के द्वारा।
सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चित्र बना के बच्चों को दिखाएंगे, जो बच्चे को चित्र बनाएंगे तो बच्चा उससे इंटरेस्टिंग वे में जो है वो बच्चा सीखेगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, चित्र बना के बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। और हम लोग ऑप्शन में अब देखते हैं कि सबसे पहले 3 है, 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो 3 4 1 2 आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो इस हिसाब से हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पहली बार में नहीं समझिएगा तो दूसरे बार भी इसको आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, एक बच्चा जो है, ठीक है, नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाइए। मान के चलिए आप किसी बच्चा को कोई सवाल दिए, जो आपका 83 है, बोलिएगा बच्चे मतलब स्टूडेंट्स को, जो 83 में से आप लोग 27 को माइनस करिए। तो इसमें बच्चे से हम ये पूछ रहे हैं कि बच्चा इस क्वेश्चन को घटा रहा है, तो गलत कॉन्सेप्ट उसके पास बिल्डअप है। कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 27 में वो क्या किया है, इस 7 से इस 3 को माइनस कर दिया है और इस 8 से इस 2 को माइनस कर दिया है, तब उसको जाके 64 आंसर आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो है वो स्थानीय मान का जो है वो कमी है, वो स्थानीय मान नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए किसी को किसी से भी वो घटा दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पूरे ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध करता है। मतलब इसमें जो है वो बच्चा कौन से कॉन्सेप्ट से वो जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको स्थानीय मान का आइडिया एग्जैक्ट नहीं है कि क्या है, नहीं है। उसके बाद बच्चा ये नहीं जानता है कि घटाना कैसे, बच्चा नहीं, ये गलत बात है। बच्चा तो यहाँ पे जान रहा है कि कैसे घटाना है, क्योंकि 7 में से 300 तो वो माइनस कर रहा है ना, यहाँ पे 8 में से 2 वो घटा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो घटाव की प्रक्रिया को जानता है, लेकिन उसको उस स्थानीय मान की प्रक्रिया उसको नहीं पता है। उसके बाद क्या है, बच्चे को 2 अंकों वाली घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता है। बिल्कुल 2 अंकों वाली घटाव जो है उसकी भी प्रक्रिया को वो जानता है, तभी ना वो 2 अंकों से इधर से उधर से कर रहा है, उसको स्थानीय मान का ये नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि अगला ऑप्शन क्या है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, आप किसी भी गलती को बार बार कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसको एक गलत कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो इसीलिए उसको जो है वो जो उसके मन में गलत अवधारणा है उसको जो है वो हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग स्थानीय मान के बारे में सिखाएंगे, क्या कैसे हम लोग स्थानीय मान के तरीका से जो है वो बच्चों को किस तरह से घटाना है, किस तरह से जोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो आप क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कि अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे आकलन और अधिगम का एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एक सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना। पहले हम लोग शिक्षक अधिगम का ही एकीकृत नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे। पहले हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले योजना बनाएंगे ना, कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन कौन से टीचिंग एड्स का उपयोग करेंगे। तो हम लोग पहले ये ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस सारे जो भी हम योजना बनाए उस चीज़ों को हम लोग एकीकृत करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन उसके बाद हो जाएगा, पहला ऑप्शन उसके बाद हो, यानी कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। तो ये हमारा उसके बाद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस जो हमारा प्रगति रिपोर्ट होगा उसका विकास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बचा ही एक ही ऑप्शन, तो हम लोग उसके साथ जाएंगे, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तब हम उसके बाद उसका फीडबैक के बारे में, बच्चों के फीडबैक के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तक समझ गए आप लोग। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कौन सा था, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा आपका पहला ही ऑप्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे दिया है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि रोमन अंक में क्या होता है कि स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है, तो इसीलिए इन अंकों का उपयोग का गणना करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए रोमन अंक कौन सा होता है, जैसे हम लोग 1 करते हैं ऐसे, 2 ऐसे करते हैं, 10 को ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद अगर हम लोगों को आगे करना होता है तो कैसे करते हैं, जैसे 8 को ऐसे करते हैं,
तो ये हमारा स्थानीय मान के द्वारा नहीं होता। 8 हम लोग जैसे इस तरह से 8 कर देते हैं, ठीक है, 10 + 8 18 हो जाता है। लेकिन इसमें अगर 18 हम लोग करेंगे तो हमको बहुत बड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो स्थानीय मान का जो नियोजन है, ठीक है ना, वो अच्छे से नहीं होता है। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर उसके बाद है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। जो टीचर है वो अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा है, अपने पास जो भी उसके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों के द्वारा वो एक तरह से एग्जाम्पल देके बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है, या अपना एक्टिविटी करके बच्चों को समझाने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए जो है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही था, जो यह एक रोचक गतिविधि है, लेकिन उसके बाद ये खाली समय में किया जाता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराड्स खेलने में आनंद लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका उचित उद्देश्य तो ये नहीं है कि बच्चों को खेलने का हम लोग प्रयास करवा रहे हैं, तो इसलिए यह भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों के निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को जो है वो गहन बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तो हमारा उसके बाद अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं वैसे, क्योंकि चारों ऑप्शन को पढ़ना सही है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। परिचय तो कराती है, लेकिन ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बेस्ट ऑप्शन के साथ हम लोगों को जाना है। तो इसमें देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से डिटेल कर रहा है इस प्रश्न को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा परसेंटेज जो अगर सही का माना जाए तो ये बहुत अच्छा इसमें अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें इस क्वेश्चन से आप लोगों को सीखने को मिलेगी वो आपको किसी भी थ्योरी से आपको सीखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, उस सभी आइडिया को अपना यूटिलाइज करके एग्जाम में आप लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, जो ऐसा दुकानदार, ऐसे शॉपकीपर का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जिसको अपना जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये सब चीज़ें उसको नहीं आती है, फिर भी वो अपना दुकान चला रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं कि क्या कह रहा है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, तो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी गलत है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। आगे भी देखते हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। में अस्पष्टता, और इसमें क्या कह रहा है, गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिएगा किसी भी दुकानदार के पास अगर आप जाइएगा तो उसका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो हाथों से कैलकुलेट कर लेता है, जो कि जहाँ तक कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनको भी उतना जल्दी से कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना वैकल्पिक रणनीति के बारे में पता है। जैसे 10 + 4 = 14 होगा तो वो ऐसे अपने फिंगर पे काउंट कर लेगा इन चीज़ों को। तो इसीलिए वो जो है, जैसे आप लोग देखिएगा कि पुराने जो ज़माने में जैसे बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होते थे, जैसे बहुतों की दादी नानी इन लोग जैसे नहीं पढ़े होते थे, तो उन लोगों का ना कैलकुलेशन फिर भी स्ट्रांग था। वो लोग ऐसे अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते थे। तो वो लोग कैलकुलेशन का उन लोगों का क्या था, वो लोग एक वैकल्पिक रणनीति से, ठीक है ना, अल्टरनेट तरीके से वो लोग जो है वो कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन उन लोगों का कैलकुलेशन बहुत तेज होता था। ये तो आप सभी को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका जो है बौद्धिक स्तर कम होता है, इसके कारण से उनकी स्पष्टता में कमी होती है, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, ठीक है। तो अगर
हम लोगों के क्लास में बच्चा जो है वो अलग अलग समूह से आया हुआ है और अलग अलग मानसिकता का बच्चा है, तो उसको हम लोग को कैसे संभालना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एक ही क्षमता वाले बच्चों के को एक साथ समूहित करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना। तो ये कहीं ना कहीं ये आगे भी हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन के साथ पहले चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और जो हम लोगों को बेस्ट लगेगा वो उसका आंसर होगा। उसके बाद क्या है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है। आगे चलते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ समूहित रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीख सके, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। अब आगे चलते हैं, देखिए मैथ पेडागोजी का जो होता है, जो भी मैथ पेडागोजी आप लोग प्रश्न बनाएंगे तो उसमें आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज किया जाएगा कि जैसे देखिए अभी यही प्रश्न है, तो इस प्रश्न में क्या है कि सभी ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लग रहा है वही सही हो। तो इसमें जो है वो वही सही होगा जो आप लोगों को ये सीटेट के आयोग के द्वारा जो हमारा आंसर माना जाएगा, और जो थ्योरेटिकल एक तरह से जो सही माना जाता है वो सही होगा। चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, नहीं, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग को ऑप्शन को छांटना है और बेस्ट ऑप्शन के पास हम लोग को पहुंचना है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके क्षमता के अनुसार प्रश्न देना, नहीं, ये भी नहीं देना। तब बच्चा के अगर क्षमता के अनुसार ही हम लोग अगर प्रश्न देते रहेंगे तो उसमें उसका सुधार कैसे होगा। ये भी ऑप्शन ठीक है लेकिन बेस्ट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके, सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप लोग देखिए कि यहाँ पे बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया है कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चे जैसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे के चीज़ों को सीखेंगे। किसी का अगर मान के चलिए किसी बच्चे का अगर मैथ अच्छा है तो वो बच्चा जो है वो मैथ सीख लेगा, किसी बच्चे का जो है वो जीके अच्छा है, किसी बच्चे का जो है वो कम्युनिकेशन यानी कि लैंग्वेज पे पकड़ है, तो वो क्या होता है ना, एक दूसरे से सर्वांगीण विकास होता है, एक दूसरे से सभी चीज़ों को सीखते हैं, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि, किस लिए विकसित किए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो गणित सीखते हैं तो वो क्यों सीखते हैं और इसका क्या कारण है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं। अब इसमें देखिए कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, तो लघु विधि सही है लेकिन हमको पहले बच्चे को बेसिक्स का जानकारी करवाएंगे। पहले जब तक बच्चे को बेसिक्स का जानकारी नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बताएंगे शॉर्टकट, हम लोग को बेसिक्स अच्छे से उसका स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये गलत हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चे की उपलब्धि बढ़ाया जाए, ये सही है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित सीखने में प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं। गणित क्यों सीखने के लिए हम लोग ये करते हैं, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, वो क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है उसमें उसको उसकी दक्षता है कि नहीं है, उसमें उसकी कौशल की प्राप्ति हुई है कि नहीं है, इसके बारे में बच्चों को समझाया जाना बहुत सही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है तो हमारा ये सही हो जाएगा, तो नेक्स्ट तो है वो गलत तो हो ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि चौथा ऑप्शन क्या है कि वर्ष के अंत में परीक्षा लेकर बच्चों के लिए तैयार किया जाए, तो परीक्षा लेकर बच्चों को हम लोग, ये तो कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, तो इसलिए इसको हटाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ठीक है, कौन सा कार्य एक गतिविधि है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो ये कहीं ना कहीं सही है लेकिन आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा हम उसके साथ चलेंगे कि बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ठीक है, तो अब कविता के रूप में गिनती का वाचन ये भी कहीं ना कहीं सही है। बच्चे द्वारा श्यामपट्ट पर नकल करना वाला चीज़ सही नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि बच्चे का अन्वेषण में लगना, यानी कि चिल्ड्रन को जो है वो एक्सप्लोरेशन में इंगेज्ड करना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन बता दीजिएगा बच्चों को तो वो भी सही नहीं हुआ, इससे बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि गतिविधि के द्वारा,
तो समझाने के लिए आप कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बच्चों को एक कविता जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एक्टिंग करके गाना गा के बच्चों को कविता के रूप में गिनती पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखते होइएगा आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस तरह के जो है वो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और एक अच्छे एक्टिविटी से बच्चे भी उसमें क्या होते हैं कि एक इंटरेस्टिंग वे में किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है बच्चों को समझाने का। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे बच्चे जो होते हैं, बच्चों को गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं है। अब फिर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं है। बच्चे को अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है, एक एक संगतता यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को हम लोग सिखाते हैं तो एक तरह से श्रेणी क्रम में सिखाते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद आगे जो है वो क्रमबद्धता, ये सीरियसन, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो जैसे पहले प्लस सीखते हैं, फिर माइनस सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर डिवीज़न सीखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सीरिएशन प्रोसेस से सीखते हैं। उसके बाद क्या है कि संख्या को यादृच्छिक रूप में पढ़ना, यानी कि रिसीटिंग नंबर नेम्स रैंडमली। तो ये ऑप्शन जो है, तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये हमारा जो है वो गलत ऑप्शन है। और इसमें क्या हो जाएगा कि आपका समूह बनाना भी सही है, तो यहाँ पे तीनों आपका सही है और सिर्फ एक गलत है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, यानी कि एरिया क्या है, उसने बताया कि लंबाई गुने चौड़ाई। उसने उत्तर दिया कि लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल को लेके, एरिया निकालने को लेके। तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे को जानकारी तो है तभी तो वो लंबाई गुने चौड़ाई उत्तर दिया है। अब देखते हैं कि बच्चे ने, अगला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमको सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी अवधारणा क्या है कि आयत का क्षेत्रफल तो सबको पता है कि एल गुने क्या होता है, बी होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो उसको किसी ने याद करा दिया होगा या किसी ने समझा दिया होगा, तो वो किसी भी चीज़ का अगर उससे हम लोग क्षेत्रफल पूछेंगे तो वो इसी क्षेत्रफल को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है कि बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये बात तो बल्कि बच्चा सही कह रहा है, लेकिन हर चीज़ का जो है वो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही तो नहीं ना होता है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप के अवधारणा के बीच में उलझन है। तो ये भी उलझन नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ वो क्या किया है कि आयत के क्षेत्रफल को समझ लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब गणित के संबंध में इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको देखना है, तो इसके लिए हम लोग को सब ऑप्शन को पढ़ना होगा। तो गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है जब तक आप उसे पढ़ते नहीं हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उस पर अपना टाइम देंगे, तो वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि आमतौर पर लड़कियों को गणित, ये तो जेंडर बायस हो गया, आमतौर पर गणित में लड़कियां जो है वो कमज़ोर होती है, तो ये तो बिल्कुल जेंडर बायस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपर्स में लड़कियों का नाम आता है, हर सब्जेक्ट्स में लड़कियां अच्छी होती है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि सभी गणित जो है वो सीख सकते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ें अच्छे से, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझे, एक अच्छा अगर टीचर उन्हें मिले तो वो निश्चित तौर पर एक अच्छे तरीक़ा से गणित को सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि गणित को आपको कठोर अभ्यास के द्वारा ही सीखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 44वां क्वेश्चन है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। तो अब बताइए ये कौन सा प्रोसेस जो है वो है।
तो इसमें देखते हैं कि हम लोग ये कौन सा प्रोसेस है। अब देखिए किसी भी चीज़ों को हम लोग इसमें 4 विधि दिया हुआ है, चारों विधि को अच्छे से समझेंगे और हम लोग क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। तो पहला विधि क्या है, आगमन विधि, यानी कि इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इंडक्टिव मेथड जो होता है वो किसी भी चीज़ को पहले अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम थ्योरी तक पहुँचते हैं, अच्छे से समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग थ्योरी तक पहुंचते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आगमन विधि। जैसे हम किसी भी चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के रूल तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेट हम अपने जनरल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके थ्रू हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आगमन विधि होता है, यानी कि आने वाला विधि। और ये जो है वो इंडक्टिव मेथड इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। फिर आता है निगमन विधि। निगमन विधि इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि पहले आपको रूल बता दिया जाएगा, पहले आपको क्या बता दिया जाएगा, रूल, और उसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, उसको समझाया जाएगा। तो निगमन विधि वो हो गया। उसके बाद है व्याख्यान विधि। ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री सब में आपको पढ़ाया जाता है कि एक डिक्टेशन के तरह से आपको डिटेलिंग किया जाता है किसी चीज़ का, तो ये व्याख्यान विधि। प्रयोगशाला विधि, ये आपको साइंस में किया जाता है ज़्यादातर, आपको किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में आपको बताया जाएगा, तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड हो जाता है। तो आप लोग चारों विधि को अच्छे से समझ लिए। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड क्या होता है और लेबोरेटरी मेथड क्या होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो सभी मेथड्स को क्वेश्चन के माध्यम से अगर करेंगे तो हम लोगों को सारी जानकारियाँ अच्छे से एकत्रित हो जाएंगी। तो इसका अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन इसका क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बच्चे को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम सिखा रहे हैं और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज का सीट ले रहे हैं और बच्चे को उससे रिलेट करके समझा रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, एग्जाम्पल से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल में ABC ऐसा है, ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है, अगर ये हमारा एंगल के सामने वाला कोण है तो इस तरह से हम लोग समझा रहे हैं। और इस समझाने के तरीका से हम लोग जब रूल पे पहुंचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगमन विधि। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पन मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संकल्पना मानचित्र जो है वो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उनके जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो करता ही है कि किसी भी चीज़ का अगर हम संकल्पना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है, लिंक एक दूसरे से रिलेट करता है, तभी हम उसी चीज़ की संकल्पना करते हैं। उसके बाद क्या है ऑप्शन, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। देखिए, आप सिर्फ संकल्पना मानचित्र टीचर्स के द्वारा ही नहीं बना सकते हैं, आप बच्चे भी संकल्पना मानचित्र बनाएंगे, अपना उनका थॉट प्रोसेस होगा और वो अपने तरीका से भी किसी भी मानचित्र को बनाने का कोशिश करेंगे। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम है, यानी कि एक तरह से वो कॉन्सेप्चुअल मैप्स जो है वो हायरार्किकल इन नेचर है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि किसी भी चीज़ को देख के, सोच के, समझ के ही हम उस चीज़ का संकल्पना करते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है कि संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। ये तो बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ को हम लोग पुराने जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम किसी भी चीज़ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेट करके हम नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम संकल्पना मानचित्र के द्वारा ही वो चीज़ें करते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मैप्स है उसी के द्वारा हम इस चीज़ों को सीखते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा गलत ऑप्शन है। तो हम लोगों से गलत ही पूछा गया था, तो गलत पूछा गया था, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ा है। आप लोग वीडियो के अगर अंत तक बने होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोगों को जानना जरूरी है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुँच सके जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में जो हमारा BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी मैथ पेडागोजी से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स, उसमें आपको इसका जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जो है वो शुभ हो।